नमस्कार, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू आवर प्रोवाइड कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर हम जानेंगे मनोविज्ञान का जो शब्द है, यानी कि जो साइकोलॉजी शब्द है, कौन सा शब्द? साइकोलॉजी। वो किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या है और कितने इसमें वैज्ञानिक आए हैं, कितने मनोचिकित्सक यानी मनोवैज्ञानिक आए हैं, जिन्होंने इस पर कार्य किया है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक को हम बोलते हैं साइको। क्या बोलते हैं? साइको। और दूसरे को हम बोलते हैं लोगोस। क्या बोलते हैं? लोगोस। देखिए, ये जो साइको है इसको साइके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइके भी बोल देते हैं। साइके का मतलब क्या हो गया? साइके का मतलब हो गया आत्मा। मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं सोल। और लोगों का मतलब क्या हो गया? स्टडी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी का सबसे पहला मतलब इन्होंने ये बताया कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। अब आत्मा का अध्ययन, ये जो साइकोलॉजी आई, सबसे पहले आया आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन किसने दिया? आत्मा का अध्ययन अरस्तु और प्लेटो ने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में किया। यानी कि अगर बात की जाए कि आत्मा का अध्ययन कब हुआ, तो आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी में हुआ। आत्मा का अध्ययन किसने किया? तो आत्मा का अध्ययन अरस्तु और प्लेटो। ये कहाँ है? सॉरी, ये कहाँ के मनोचिकित्सक हैं? ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये हैं यूनान के। कहाँ के हैं? यूनान के। इन्होंने 16वीं शताब्दी में अध्ययन किया था। और इस विचारधारा से जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था आत्मा जैसी अमूर्त वस्तु है, आत्मा ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा और सुना नहीं जा सकता, तो इसका अध्ययन करना भी संभव नहीं है। तो इसी के बाद अब दूसरा अध्ययन किया गया, और दूसरे अध्ययन को क्या बोला गया? मन का अध्ययन। क्या बोला गया? मन का अध्ययन। ये जो मन का अध्ययन हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड। यानी कि अब स्टडी ऑफ माइंड आया, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा बोल रखा मन का अध्ययन। इसको किसने फेमस किया? मन के अध्ययन को फेमस किया जॉन लॉक ने। इसमें काफी और भी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे ह्यूम ह्यूम, हॉब्स, लेकिन पैम्फोलॉजी, लेकिन फेमस कौन है? जॉन लॉक। कब हुआ था ये हुआ था 17th सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी में। और जॉन लॉक ने एक वर्ड दिया था, जिसको बोला जाता है टैबुला रासा। इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। यानी कि बच्चों का जो मन है, बच्चों का जो माइंड है, वो क्या है? वो एक ब्लैंक स्लेट है, यानी कि खाली स्लेट है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्लेट बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि बच्चों का मन एक खाली स्लेट है। बच्चों का मन कैसा है? एक खाली स्लेट है, इन्हें बोलते हैं ब्लैंक स्लेट। एक नंबर में ये कंफर्म क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और मैक्सिमम लोगों को जनरली नहीं पता होता, क्योंकि वो बुक्स वगैरह में इसे जल्दी पढ़ नहीं पाते। तो इन्होंने एक जो वर्ड दिया उसे बोलते हैं टैबुला रासा। लेकिन अब जो मनोवैज्ञानिक थे वो इससे भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी एक अमूर्त वस्तु है, कि मन को हम देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो इसको भी नेगलेक्ट किया गया। क्या किया गया? इसको भी नेगलेक्ट किया गया। उसके बाद तीसरा आया चेतना का अध्ययन। किसका अध्ययन? चेतना का अध्ययन। तो जो चेतना का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको किसने दिया? इसको दिया विलियम जेम्स ने,
विलियम वुंट ने, और एक और है, सॉरी वुंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, विलियम वुंट ने, और एक और है स्टेन हॉल। कौन है? स्टेन हॉल। देखिए स्टेन हॉल जो है, इन्होंने, इन तीनों ने मिलकर जो इसका अध्ययन, चेतना का अध्ययन है किया, वो कब किया? वो 18 और 19वीं शताब्दी के बीच में किया। तो देखिए 18th एंड 19th सेंचुरी में इन्होंने चेतना का अध्ययन किया, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किया। और विलियम वुंट जो हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। मैं ये आगे लिखवा दूंगा, अभी इस पेज पे फिलहाल इतना ही आएगा, मैं इसको अगर रफ करूं तो फिर मुझे आगे रफ करना पड़ेगा। अब जो आया ये इस चेतना का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको किसने नेग्लेक्ट किया, यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया? इसको क्रिटिसाइज किया किसने? सिर्फ एक व्यक्ति थे, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। उन्होंने कहा था कि चेतना जैसी कोई चीज नहीं, वो उन्होंने एक लॉजिक दिया कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीन तरह के मन होते हैं। अगर आपकी लहरें बह रही हैं, मतलब अगर आप हैं और पानी के अंदर हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप डूबे हुए हैं पानी के अंदर और आपका मन मतलब बिल्कुल सोच में है, तो वो होता है एक अचेतन मन। अब पानी में है, फिर आप कभी कभी ऊपर आ रहे हैं, फिर कभी कभी नहीं आ रहे हैं, बार बार जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं पानी के अंदर। तो ये हो गया लहर के चक्कर में, अगर आप ऊपर आ रहे हैं और बार बार अंदर जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अर्धचेतन। देन तीसरा आता है चेतन, यानी कि कॉन्शियस। देखिए चेतन क्या हो गया? अब इसमें आपका पूरा दिमाग स्थिर है, आप बाकायदा देखकर जो भी सोच समझ कर काम कर रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्या किया? क्रिटिसाइज किया, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मैं वो आपको बता दूंगा। और फिर चौथा सिद्धांत जो आता है वो आता है, सॉरी चौथा जो अध्ययन आता है वो आता है व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। देखिए व्यवहार के अध्ययन को किसने फेमस किया? व्यवहार के अध्ययन को वॉटसन ने फेमस किया, और इसके प्रतिपादक और भी थे, थॉर्नडाइक थे, इसके प्रतिपादक और भी थे, थॉर्नडाइक थे, पावलव थे, इवान पावलव। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब ना आत्मा को देखा, इन्होंने साइकोलॉजी में आत्मा को पीछे छोड़ दिया, मन को भी पीछे छोड़ दिया, चेतना को पीछे छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब व्यवहार पर बल दिया और व्यवहार पे जोर दिया, यानी व्यवहार पर जोर दिया और व्यवहार का अध्ययन किया। तो जेबी वॉटसन जो थे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं। क्या है? जेबी वॉटसन फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। देखिए अब यहां पर ये चार आपके अध्ययन हुए। सबसे पहला अध्ययन मैंने आपको बताया आत्मा का अध्ययन, उसके बाद मैंने आपको बताया मन का अध्ययन, देन चेतना का अध्ययन, उसका क्रिटिसाइज भी बताया कि सिगमंड फ्राइड ने किया, देन बताया अब आपको व्यवहार का अध्ययन। अब इस व्यवहार के अध्ययन के बाद जो मैंने दो नाम लिए थे चेतना का अध्ययन में, यानी विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने, तो मैं उनके थोड़ा जिक्र कर लेता हूं और उनके बारे में बता देता हूं। फिर हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक के प्रमुख लक्ष्य कि उनके लक्ष्य क्या क्या थे। तो देखिए विलियम वुंट की बात करें तो विलियम वुंट ने सबसे पहले क्या किया था? 1879 में। कब? 1879 में। 1879 में उन्होंने क्या किया? एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। कौन सी प्रयोगशाला? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। और देखो सबसे पहले मैंने बताया कब की, तो ये मैंने जिक्र किया 1879 में की। कहां पर की? जर्मनी में की। कहां पर की? जर्मनी में की। उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या था?
लिपजिंग विश्वविद्यालय, यानी लिपजिंग यूनिवर्सिटी। और अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया, अब इसका नाम जो हो गया उसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया। तो ये थे विलियम वुंड की कहानी। विलियम वुंड के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। और अगर मैं विलियम वुंड की बात करूं तो ये संरचनावादी थे, क्योंकि इन्होंने चेतन अनुभूतियां और मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया था। और इन्होंने, इनके समय में जो वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, वो अंतर्निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करते थे। अब बात करते हैं विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1890 में एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक पुस्तक को प्रकाशित किया था। किसको प्रकाशित किया था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को। विलियम जेम्स ने प्रकारवादी उपागम विकसित किया था। और इनका मानना था कि मनुष्य की जो संरचनाएं हैं उन पर ध्यान देने की बजाय मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दें कि मन क्या करता है तथा व्यवहार व्यक्तियों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, जो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। जो सबसे प्रथम यानी पहला लक्ष्य है वो क्या है, वर्णन तथा मापन। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन और मापन करना है। किसी भी व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन तभी संभव है जब मनोवैज्ञानिक उसका वर्णन वस्तुनिष्ठ, किस तरीके से, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से करने में समर्थ हो, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड आता है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। क्या आता है, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। इस सेकंड पॉइंट के अंदर कहा गया कि देखिए, मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है वो पूर्व अनुमान लगाना है तथा ये देखना है कि जो मनुष्य है वो किसी विशेष स्थिति में क्या कर सकता है और उसी के आधार पर, उसी के व्यवहार पर उसको नियंत्रण करने का प्रयास करना है। क्या करना है, उसको नियंत्रण करने का प्रयास करना है। तीसरा आता है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। देखिए, जो थर्ड पॉइंट आ गया व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, इसका ये अंतिम व्यवहार है। और व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित हैं और पूर्णतः आश्रित हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने मनोविज्ञान का इतिहास बताया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मनोविज्ञान के उपागम लेके आऊँगा और उस उपागम में को मैं कम्प्लीटली डिफाइन करूँगा कि मनोविज्ञान के उपागम क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। और मैं ऐसे ही डेली टॉपिक की कोशिश करूँगी, डेली की डेली आपकी एक वीडियो डालूँ जिसमें आपके टॉपिक्स को मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप रेडी रहें। थैंक यू।